हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इन्फिनिटी ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर 10 साइंस में, जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। तो हम लोग इस चैप्टर को समझते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है और वो ऑर्गेनिज्म में किस तरह का प्रोसेस होता है, जिसको हम लोग रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस समय पे मिल सके। तो हम लोग जानते हैं कि इस वर्ल्ड में दो तरह के थिंग्स होते हैं, मतलब जितने भी चीज़ प्रेजेंट है उनको हम लोग दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। पहले वैसे जिनमें कि जान है और दूसरे वैसे जिनमें कि जान नहीं है। जिन थिंग्स में या जिन चीज़ों में जान है, लाइफ है, उसको हम लोग कहते हैं लिविंग थिंग्स, और जिन चीज़ों में जान या प्राण नहीं है उसको हम लोग कहते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। अब लिविंग थिंग्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ खासियतें होती हैं जो कि उन्हें नॉन लिविंग थिंग्स से अलग करती है। जैसे कि दे नीड फूड, दे रिक्वायर वाटर, दे विल रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग। मतलब कि उनको या तो खाना चाहिए, पानी चाहिए, या फिर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, मतलब कि एयर चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है, जैसे कि वो छोटे से बड़े होते हैं, मतलब कि दे ग्रो। हम लोग समझते हैं ब्रीदिंग के बारे में। तो ब्रीदिंग क्या है? तो ब्रीदिंग मतलब होता है सांस लेना या सांस को छोड़ना। और ब्रीदिंग एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स, मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, मतलब वैसे चीज़ या वैसी वस्तुएं जिनमें कि जान है, प्राण है, अगर वो सांस ले रही है तो हम लोग कह सकते हैं कि उनमें लाइफ है, मतलब कि वे लिविंग थिंग्स हैं। सो अगर ब्रीदिंग का डिफिनेशन लिखना होगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे? द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग इज कॉल्ड ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग है क्या? तो ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का एक छोटा सा पार्ट है। तो रेस्पिरेशन क्या है? तो रेस्पिरेशन को हम लोग समझते हैं कि द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन आवर बॉडी टू ऑब्टेन एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। मतलब कि हम लोग जो खाना खाते हैं वो खाना हम लोग क्यों खाते हैं? तो एनर्जी के लिए। तो हमारे बॉडी में जो फूड, जो कि खाना हम खाए, वो फूड जाके ब्रेक होता है, टूट जाता है, और टूटने के बाद हमारा बॉडी उसमें से एनर्जी को ऑब्टेन करता है, मतलब कि उसमें से एनर्जी को निकाल लेता है, और उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन। अगर इसका डिफिनेशन आएगा तो मैंने यहाँ पे इसका डिफिनेशन लिख दिया है, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। तो रेस्पिरेशन क्या है? तो जब हमारा बॉडी किसी भी फूड से एनर्जी को प्राप्त करता है, ऑब्टेन करता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। तो इस चैप्टर में हमें समझना है रेस्पिरेशन के बारे में। तो हम लोग रेस्पिरेशन को काफ़ी डिटेल्स में पढ़ेंगे और उसके बारे में समझेंगे। तो हम लोग बात करेंगे अभी सेलुलर रेस्पिरेशन की। तो सेलुलर रेस्पिरेशन होता क्या है? तो जब कभी भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस हमारे सेल्स में होता है, मतलब कि वो हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है उन सेल्स में जब फूड का ब्रेक डाउन होता है और जब हमको एनर्जी मिलता है तो हम लोग उस प्रोसेस को बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। इसका डिफिनेशन क्या होगा? तो द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू ऑब्टेन एनर्जी इन द सेल्स ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। अब हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन को क्लासीफाई कर सकते हैं दो कैटेगरीज में। फर्स्ट है एयरोबिक रेस्पिरेशन, सेकेंड है एनएयरोबिक रेस्पिरेशन। तो हम लोग इनको एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले एयरोबिक रेस्पिरेशन। तो एयरोबिक रेस्पिरेशन में होता क्या है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को या किसी भी सेल को रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अब एयरोबिक रेस्पिरेशन का फर्स्ट पॉइंट क्या है? इन ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स। तो ये जो एयरोबिक रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है वो ह्यूमंस में, मतलब कि हम लोग में, मनुष्य में, और कुछ अदर एनिमल्स में और बाकी दूसरे जानवरों में भी वो देखने के लिए मिल जाता है। दूसरा है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि हमें या दूसरे एनिमल्स को फूड से एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ेगा, मतलब कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही उनका फूड एनर्जी में ब्रेक डाउन होता है और उस एनिमल को या उस ह्यूमन बीइंग को एनर्जी मिलता है ताकि वो अपने कामों को कर सके। और तीसरा है फॉर्म्स वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जब फूड ब्रेक होता है, टूटता है और एनर्जी मिलता है, तो एनर्जी के साथ साथ कुछ और प्रोडक्ट्स भी हमें
मिलते हैं, जो कि हमारे बॉडी में रिलीज हो जाते हैं। वो क्या मिलते हैं? तो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कि सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हमारे बॉडी को पानी भी मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलता है। उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग सांस के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। अब बात करते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन की। तो जस्ट एरोबिक रेस्पिरेशन का वो उल्टा है। उसमें क्या होगा? तो वो कहाँ पाया जाता है? तो उस तरह का प्रोसेस, मतलब कि वैसे एनिमल्स या वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि बिना ऑक्सीजन के सांस ले सकते हैं, वो होते हैं यीस्ट्स। और इसलिए हम लोग यीस्ट को एनएरोब्स भी कहते हैं, मतलब कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन कर सकते हैं। अब एनएरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब उसमें ऑक्सीजन का ज़रूरत नहीं है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो भी वो एनर्जी को ऑब्टेन कर सकते हैं फूड को ब्रेक डाउन करके। और तीसरा है फॉर्म्स अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। उसमें क्या होगा? तो जिस तरह से यहाँ पे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था उस प्रोसेस के बाद प्रोडक्ट के रूप में, उसी तरह से यहाँ पे क्या बनेगा? अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में कॉमन है। चेंजिंग क्या होता है? तो एरोबिक रेस्पिरेशन में जहाँ वाटर बनता था, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में वहाँ क्या मिलेगा? अल्कोहल। तो अब हम लोग समझते हैं रिएक्शंस कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हमारे सेल्स के अंदर किस प्रकार से रिएक्शंस होते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं इन एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब कि एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारे सेल्स के अंदर किस प्रकार से रिएक्शन होते हैं। तो ग्लूकोज क्या होता है? तो जो भी खाना हम खाते हैं वो फूड में प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट जब हम डाइजेशन करेंगे, मतलब कि वो कार्बोहाइड्रेट जब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के डाइजेस्ट होता है तो वहाँ से डाइजेस्ट होने के बाद वो ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होकर के हमें मिलता है ग्लूकोज। वो ग्लूकोज हमारे सेल्स तक पहुँच जाता है और उसके बाद उस सेल में ग्लूकोज रिएक्शन करेगा। कब? तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब जब ऑक्सीजन होगा तब। और उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा? तो उसके बाद हमको मिलेगा एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। उस एनर्जी का यूज हम लोग कर लेते हैं किसी भी काम को करने में। कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग एक्सहेल करते समय बाहर निकाल देते हैं, मतलब जब हम लोग सांस को छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से बाहर आ जाता है। और तीसरा है वाटर। वो वाटर हमारे बॉडी में जो ब्लड है उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है और उस वाटर को हम लोग अपने बॉडी में जो स्वेट होता है या यूरिन, उसके फॉर्म में अपने बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। अब बात करते हैं इन एनएरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब कि इन एनएरोबिक रेस्पिरेशन में, मतलब कि यीस्ट्स में वो रिएक्शन कैसे होता है। तो ग्लूकोज, वहाँ भी ग्लूकोज था लेकिन रिएक्शन होगा कब? इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा। और उस सिचुएशन में एनर्जी कॉमन है, दोनों में मिलेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड वो भी दोनों में मिलेगा। लेकिन इस रिएक्शन में, मतलब एनएरोबिक रेस्पिरेशन में, हमें वाटर की जगह अल्कोहल मिलेगा। तो इस रिएक्शन का यूज किया जाता है शराब को बनाने में, मतलब जहाँ की अल्कोहल की फैक्ट्री है या जहाँ पे अल्कोहल को बनाया जाता है वहाँ पे इस रिएक्शन का यूज किया जाता है। और उस रिएक्शन में यीस्ट को यूज करके हम लोग किसी भी चीज़ से अल्कोहल को बनाते हैं। अब आते हैं, समझते हैं कि स्पेशल केस, मतलब इन मसल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज। अगर हम लोग कभी किसी भारी काम को कर रहे हैं, चाहे हम लोग दौड़ रहे हैं या कुछ हैवी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारा ब्रीदिंग रेट लगभग लिमिटेड होता है, लेकिन हमारे बॉडी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो उस सिचुएशन में हमारा सेल उस एनर्जी को फुलफिल नहीं कर पाता है, मतलब कि जितना एनर्जी हमारे बॉडी को चाहिए, हमारे मसल्स को चाहिए उस किसी भी काम को करने के लिए, हमारे बॉडी को मूव कराने के लिए, उतना एनर्जी हमारा सेल नहीं दे पाता है। उस सिचुएशन में मसल्स क्या करते हैं कि सेल्स पे डिपेंडेंट ना होकर के वो ग्लूकोज को ब्रेक करके और अपने अंदर ही एनर्जी को बनाना शुरू कर देते हैं। तो वो एक स्पेशल केस है, मतलब कि इन मसल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज। तो उस सिचुएशन में क्या होगा? तो ग्लूकोज इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन काफ़ी मात्रा में हमारे पास अवेलेबल नहीं था। क्या बनेगा? तो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। तो जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा कहाँ? तो हमारे मसल्स में। तो उस सिचुएशन में हमें
लैक्टिक एसिड मिलेगा और प्लस एनर्जी। उस एनर्जी का यूज हमारा मसल्स कर लेता है उस काम को करने में, और वो जो लैक्टिक एसिड है वो हमारे मसल्स में क्रैम्प कर जाते हैं। मतलब कि हमारे मसल्स में जो कठोरपन आता है या फिर जो तनाव आ जाता है, या हम लोग कहते हैं कि किसी काम करने के बाद हमारा हाथ या पैर या कोई भी हमारा बॉडी पार्ट जाम जैसा लगता है, मतलब कि दर्द होना शुरू हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रैम्प्स। तो लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स को क्रैम्प्स कर देते हैं। अब उस क्रैम्प के बाद हम लोग क्या करते हैं, तो जनरली किसी भी काम करने के बाद हम लोग या तो गर्म पानी से या ऑयल से या ऐसे ही हम लोग उस जगह को मालिश करते हैं। तो रब करने के बाद क्या होता है, तो ऑक्सीजन का सर्कुलेशन उस जगह पे नॉर्मल हो जाता है। अब जब उस लैक्टिक एसिड को जब काफ़ी अमाउंट में ऑक्सीजन मिलेगा, मतलब जितना ऑक्सीजन चाहिए, जब ऑक्सीजन का सप्लाई वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, तो उस सिचुएशन में लैक्टिक एसिड ब्रेक होकर के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दे देता है, और फिर से हमें जो प्रोडक्ट मिला कार्बन डाइऑक्साइड उसको हम लोग सांस के थ्रू बाहर निकाल देते हैं, और वाटर को स्वेट या यूरिन के फॉर्म में अपने बॉडी से एक्सक्रीट कर देते हैं, मतलब कि बाहर निकाल देते हैं। थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे ब्रीदिंग की। तो ब्रीदिंग का डिफिनेशन होता है द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, मतलब कि सांस को लेने का और सांस को छोड़ने का प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ब्रीदिंग। अब यहाँ पे दो टर्म मिला, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग। इनहेलिंग का मतलब होता है टेकिंग एयर इन द बॉडी, मतलब कि जब हम एयर को अपने शरीर के अंदर खींचते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इनहेलिंग। उसको हम लोग जनरल लैंग्वेज में ब्रीदिंग इन बोलते हैं, मतलब कि सांस को अंदर लेना। दूसरा है एक्सहेलिंग। एक्सहेलिंग मतलब रिलीजिंग एयर आउट ऑफ द बॉडी, मतलब कि जब हम अपने बॉडी से एयर को बाहर निकालते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सहेलिंग। इसको हम लोग जनरल वर्ड में ब्रीदिंग आउट, मतलब कि सांस को बाहर छोड़ना, ये भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं ब्रीदिंग रेट की। तो ब्रीदिंग रेट मतलब टोटल नंबर ऑफ टाइम्स इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग इन अ मिनट, मतलब कि एक व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार सांस को लेता है और सांस को बाहर निकालता है उसको बोलेंगे ब्रीदिंग रेट। यहाँ पे एक पॉइंट को ध्यान दीजिएगा कि सांस को लेना और सांस को बाहर छोड़ना वो एक अल्टरनेट प्रोसेस है, मतलब कि अगर कोई आदमी या कोई एनिमल या कोई भी लिविंग थिंग अगर एक बार इनहेल करेगा तो अगली बार एक्सहेल करेगा, फिर से इनहेल करेगा, फिर से एक्सहेल करेगा, इस तरह से ये प्रोसेस रिपीट होते रहता है। तो 1 इनहेल प्लस 1 एक्सहेल, ये दोनों को कंबाइन करके हम लोग बोलते हैं ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग रेट मतलब इनहेल प्लस एक्सहेल इन 1 मिनट, मतलब एक आदमी अगर 1 मिनट में 18 बार सांस को लिया और सांस को बाहर छोड़ा तो उसका ब्रीदिंग रेट कितना होगा, 18। किसी भी एवरेज ह्यूमन बीइंग का, मतलब कि एक नॉर्मल पर्सन का रेस्ट करते समय उसका ब्रीदिंग रेट होता है 15 to 18 टाइम्स, मतलब अगर वो आराम कर रहा है तो उस समय उसका ब्रीदिंग रेट होगा, सांस लेने और छोड़ने का जो रेट होगा 1 मिनट में वो होगा 15 से 18 बार। लेकिन अगर वो हैवी एक्सरसाइज कर रहा है, मतलब ड्यूरिंग एक्सरसाइज उसका रेट हो जाता है अप टू 25 टाइम्स। इस सिचुएशन में उसको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए उसके बॉडी को, तो उसका बॉडी ज़्यादा ऑक्सीजन का डिमांड करता है और उस सिचुएशन में वो ज़्यादा ऑक्सीजन को खींचता है और वो काफ़ी जल्दी भी ऑक्सीजन को खींचता है, मतलब कि उसका ब्रीदिंग रेट हो जाएगा फास्ट। और अगर वो आराम कर रहा है तो उसके बॉडी को एनर्जी कम चाहिए, तो उस सिचुएशन में उसका ब्रीदिंग रेट होता है नॉर्मल, या हम लोग कह सकते हैं कि कम। ह्यूमन बींग्स में, मतलब कि मनुष्यों में रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है वो किस बॉडी पार्ट से होता है और उस बॉडी पार्ट में क्या क्या प्रोसेसेज होते हैं उसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। अगर इस टॉपिक में जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है अगर उसमें आपको किसी तरह का डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियोज़ आपको समय पे मिल सकें। तब तक के लिए बाय बाय।